हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस बैच 2020 एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2024 के लिए हमारा क्या परफेक्ट प्लान रहना चाहिए सो दैट कि हम 650 प्लस स्कोर कर पाए। एटलीस्ट हमारा क्या पूरा हम अपने हर मंथ में किस तरीके से टारगेट बनाएं कि हम अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें सो दैट कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा नीट 2024 कंप्लीट प्लान। ओके, तो देखो सबसे पहली बात जो है, हमारा एग्जाम कब है। हमारा एग्जाम इस बार होने वाला है 5 मई को। तुम्हें पता होगा कि मई का जो पहला संडे होता है, हमेशा नीट का एग्जाम उसी दिन होता है। तो इस बार नीट 2024 के अंदर पहला संडे 5 मई को पड़ने वाला है, तो उस दिन होगा। तो नीट 2024 5 मई 2024 को होने वाला है। तो उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स बचे हुए हैं, 11 मंथ्स ओनली। तो 11 मंथ्स के अंदर तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, फुल सिलेबस टेस्ट भी करने हैं, तुम्हें उनकी एनालिसिस भी करनी है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें इस वाले टाइम के लिए। ठीक है, हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले चीजें क्या ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहला आता है स्टडी मटेरियल, कोचिंग, सिलेबस और टेस्ट सीरीज। ये चार चीजें जो हैं ये हमारी प्रिपरेशन का पिलर होती है। कोई भी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले शुरू ही करे जा रहे हो, तुमने अगर इन चीजों के बारे में डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से नहीं करना है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन सच में सही तरीके से शुरू हुई ही नहीं है। तुम बीच में जरूर परेशान होगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना स्टडी मटेरियल, अपनी कोचिंग, ये चीजें फिक्स करो। ये चीजें तुम्हारी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि तुम्हारा स्टडी मटेरियल क्या होने वाला है, तुम्हारी कोचिंग कहाँ से होने वाली है। दूसरी बात, तुम्हें अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करना है, टाइम पे फिनिश करना है, ये वाली चीज ध्यान रखनी है। और तुम्हारे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि 11 मंथ्स बचे हुए हैं, तो हमारा सिलेबस लेट टू लेट हमें जनवरी या फरवरी तक खत्म कर देना है, इससे लेट नहीं। फैब से लेट बिल्कुल भी नहीं करना है अपना सिलेबस। अगर तुम्हें सच में इसी साल सेलेक्ट होना है तो फैब से लेट बिल्कुल मत करना अपना सिलेबस, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि जब तक तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे ना, तुम सिलेक्शन की उम्मीद मत लगाओ, मैं बता रही हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, इस चीज को भी फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम मंथ वाइज शुरू करते हैं, हर मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। सबसे पहली चीज, अब तुम देखो कि हमारे पास मंथ कौन से हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो अभी मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हें अपना फेब तक अपना सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल जो है, मार्च और अप्रैल में क्या करोगे, मार्च और अप्रैल में फुल सिलेबस टेस्ट करोगे। अब तुम कहोगे कि दीदी आप अभी का तो बता नहीं रही हो, आगे का क्यों बताने को लगी हुई हो। देखो एक बात ध्यान रखो, किसी भी प्रिपरेशन में एग्जाम से पहले के 2 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चे इन्हीं के बारे में प्लान ही नहीं करते हैं। इसीलिए वो परेशान होते हैं जब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाता है। तो इसीलिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें उस वाले टाइम के लिए भी अभी से सोच के चलना है कि तुम्हारे मार्च और अप्रैल में तुम करोगे क्या। तो मार्च और अप्रैल में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट करने हैं और उनकी एनालिसिस करनी है। यही काम करना है बस, और कुछ नहीं है। और अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स का रिवीजन करना है, प्लस नोट्स रिवीजन। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब हमारा इसका मतलब क्या है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हम किस तरह से सब्जेक्ट वाइज करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में मैंने, अब तुम देखो मैंने मार्च और अप्रैल यहाँ से हटा दिए। मार्च अप्रैल की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ और सिर्फ फेब तक की ही बात कर रही हूँ। तो नवंबर में यहाँ पर क्या होगा, बीच में दिवाली आएगी। दिवाली क्या है, 12 नवंबर को है ना। तो मैंने दिवाली को एक वो लिया है कि एक डेडलाइन ले ली है कि इससे पहले हम क्या कवर कर लेंगे, इससे बाद में क्या कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दिवाली है। ठीक है, तो दिवाली से पहले यानी कि अक्टूबर तक, मतलब 12 नवंबर की दिवाली है ना, तो अक्टूबर तक तुमने क्या करना है, अपनी 11th की फिजिक्स खत्म करनी है। 11th की फिजिक्स, ठीक है, अक्टूबर तक तुम्हारी 11th की फिजिक्स हो जानी चाहिए। ये बात मैं बोल रही हूँ ड्रॉपर्स जो हैं, ड्रॉपर्स जो हैं 12th पास आउट हैं उनके बारे में। तो जो यहाँ पे ये 12 नवंबर को है ना दिवाली, तो 12 नवंबर को दिवाली है, तो उससे पहले जो 10 दिन है लगभग, उसके अंदर यहाँ जो स्टार्टिंग में टाइम है, यहाँ पर तुम अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर लो। देन उसके बाद जो तुम्हारा नवंबर का बाद का टाइम बचेगा, दिवाली में तुम्हारे 4-5 दिन वेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद का जो टाइम बचेगा उसमें तुम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेना। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेना। उसके बाद जब तुम दिसंबर में आ जाओगे, तब तुम दिसंबर में पढ़ रहे होगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, है ना, ईएमआई, एसी,
ये सब चैप्टर्स, ईएम वेव्स, ये सब पढ़ रहे होगे, है ना। ये वाले चैप्टर्स तुम दिसंबर में खत्म करोगे। फिर उसके बाद जनवरी जो होगी वो उसको तुम देना ऑप्टिक्स को पूरा टाइम, और जनवरी में तुम्हें ऑप्टिक्स खत्म करनी है। देन उसके बाद फरवरी में हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस हम ये फेब तक खत्म कर देंगे। तो इतना इस तरीके से हमने एडजस्ट करना है। 11th की फिजिक्स बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी ये मैकेनिक्स वाला पार्ट और मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, इस चीज को पहले खत्म करने की कोशिश करनी है, मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स को, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर कोई स्टूडेंट जो अभी 11th पास आउट किया है और 12th में पढ़ रहा है, तो वो कैसे करेगा? तो उसको क्या ध्यान रखना है कि उसे सितंबर तक की डेडलाइन लेनी है। मतलब वो सिर्फ सितंबर तक, अप टू सितंबर, ऐसा स्टूडेंट जो 11th में है, 11th पास्ड है बस, ठीक है, 11th पास्ड है, उसको क्या करना है, अप टू सितंबर तक वो अपना क्या करेगा, ये मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, थर्मल फिजिक्स को। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये 11th की फिजिक्स के बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है ना। तो इन वाली चीज को तुम अपना सितंबर तक खत्म कर लो। तुम्हारे 2-3 चैप्टर इलास्टिसिटी और इस तरीके के जो बेसिक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक दो ही हैं, ज्यादा नहीं है, वो रह जाएंगे बस। उसके बाद तुमने मेजर काम तुम्हारा हो चुका। तुम्हें अक्टूबर से, ये जो मैंने 12th का पार्ट बताया, इतना सारा पार्ट, जो कि मैं एक 12th पास आउट स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि तुम नवंबर से शुरू करना, लेकिन जो स्टूडेंट 11th में है ना, सॉरी, जो स्टूडेंट 11th पास आउट हो गया वो 12th में है, तो वो ऑब्वियसली जून से लेके सितंबर तक भी अपना थोड़ा बहुत 12th पढ़ रहा होगा, क्योंकि स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी चल तो रहा ही होगा तुम्हारा जून से सितंबर तक। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे जून से सितंबर तक मेन फोकस अपना यहाँ पे, मतलब इस चीज पे भी ध्यान रखना है अपना साइड में, मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स को भी करते रहना है। ठीक है, फिर अक्टूबर से लेके फेब में तुम यहाँ से अक्टूबर से अपनी 12th की फिजिक्स, ये वाला पार्ट अपना 12th का शुरू कर देना, सो दैट कि तुम आराम से जनवरी तक कर लोगे। और तुम्हारे फेब में क्या होगा, तुम्हारे फेब में अगर तुम इस तरीके से ही मेंटेन करके रखते हो तो अक्टूबर से जन तक खत्म कर लोगे। और फेब में तुम्हारे लगभग बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, तो फेब में बोर्ड्स के लिए तुम्हारे 12th भी फिनिश हो जाएगी। इधर से तुमने 11th का भी मेजोरिटी पार्ट कवर कर रखा है, तो आराम से तुम अपने फेब आएगी जब फरवरी, उसमें तुम अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे दोगे, और देन फिर मार्च में और अप्रैल में अपना रिवीजन कर पाओगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने तुम्हारे लिए दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए प्लान हो गया। देन हम बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में डिसाइड करने से पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि केमिस्ट्री के हम चैप्टर्स का डिवीजन करें। देखो, सभी लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 ही पार्ट होते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल है। तो मेरा क्या है एक्स्ट्रा, मैंने क्या कर रखा है, ये फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो है ही, लेकिन उसके साथ मैं रीडिंग चैप्टर्स भी रखती हूँ। आखिर ये रीडिंग चैप्टर्स क्या है? देखो, ये रीडिंग चैप्टर्स कौन से हैं मैं वो बता देती हूँ तुम्हें। रीडिंग चैप्टर्स में मेरे लिए आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी। मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं यही करती थी। मैंने, देखो, मैं मोस्टली मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन की है, अपने खुद के प्लान्स भी मैं खुद ही बनाती थी, है ना। तो मेरा ये प्लान था कि मैं हमेशा ये रीडिंग चैप्टर्स जो थे ना, इनको सेपरेट रखती थी। इनको ना साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा खुद से करते चलो इन चीजों को। ठीक है, अच्छा, पहले अभी आगे और देखते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में हमारा, मेरे हिसाब से मैं क्या रखती हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और जो ब्लॉक्स आते हैं सारे, ठीक है, ब्लॉक्स आते हैं, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सभी ब्लॉक्स, और उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इतने चैप्टर्स जो हैं ये मैंने इनऑर्गेनिक में रखे हुए हैं। बाकी तुम्हें पता ही है ऑर्गेनिक के और फिजिकल के चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। इनको यहाँ पे लिखना मैंने इसीलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं रीडिंग चैप्टर्स ये अपनी तरफ से ऐड करती हूँ ना। तो अब देखते हैं कि ये वाली जो तुमने चीजें देख ली, अब हम मंथ वाइज देखते हैं कि क्या करेंगे। तो हमने क्या करना है कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने का टारगेट लेना है तुम्हें। और 3 महीने के अंदर, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन महीने में डिवाइड कर दिया है। तो तुमने यहाँ पर ये कोशिश करनी है कि तुम पहले वो पार्ट उठाओगे। देखो, ये वाला जो है ना रीडिंग चैप्टर्स वाला पार्ट, इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पहले अभी इनको मेजर है, ये मेजर पार्ट है, ठीक है। तो 3-3 के जो स्लॉट डिवाइड किए हैं वो इन तीनों के लिए किए गए हैं। फिर इनको कब करेंगे, इनको तुम्हें करने वीकली,
इनको वीकली करने के लिए टाइम निकालना है, पर कोचिंग में तो पढ़ाए नहीं जाते। फिर अरे इनके लिए तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ताकि तुम जैसे ये बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, केमिस्ट्री लाइफ, ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं कि तुम इनको तो यूट्यूब से देख लो, कहीं से वीडियो देख लो और उससे कवर कर लो। एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल। वैसे पूरी केमिस्ट्री में ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। एक तो ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, है ना, कोई न्यूमेरिकल वाला इसमें सेक्शन है ही नहीं। तो ये सिर्फ तुम्हें इसकी केमिस्ट्री की थ्योरी समझ गए और पीवाईक्यू कर लिए, तुम्हारे ये चैप्टर तैयार हो गए। और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन तो सबके पक्के समझ लो तुम। अगर ये मैंने 6 चैप्टर रखे हैं ना, तो 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं, इतनी बात पक्की है ना। तो अब मैंने क्या कहा कि ये फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें से तुम्हारा जो भी वीक पार्ट हो, जो सबसे वीक है, जिसमें तुम हमेशा रह जाते हो, उसको पहले शुरू करो। ज्यादातर बच्चों का इनऑर्गेनिक वीक होता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम यहाँ पे पहले वाले वीक में इनऑर्गेनिक कर लेना, ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं कर रही, मैंने कह दिया इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक कर रहे हो, तुम्हें जो प्रेफर्ड लगता हो, जो तुम्हारा वीक हो, उसको पहले रखना, क्योंकि अभी नया नया शुरू हुआ है, तो अपना अभी ही पढ़ के उसके नोट्स बना के रख लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे चाहो तो ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, जो तुम्हारा जो पार्ट फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता हो, और जो तुम्हारा सबसे अच्छा हो, देन उसको यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। और वीकली हम क्या करेंगे, वीकली संडेज में, सैटरडेज में, जब भी टाइम मिल रहा है, या फिर जैसे पढ़ने का सब मन नहीं हो रहा है इन वाली चीज का, तो फिर उस वाले चैप्टर्स को खत्म कर दो, ठीक है। वीकली हम क्या कर देंगे, रीडिंग चैप्टर्स करेंगे। रीडिंग चैप्टर्स कहाँ से करेंगे, यूट्यूब से देख के कर लेंगे, थोड़ी हमारा सिलेक्शन लेना है। देखो भाई, सिलेक्शन हमारा होना है तो जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए टोटली ना। उसके ऊपर बैठे रहोगे ना, कोचिंग के ऊपर, तो हमेशा पछताओगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें, है ना। अगर टोटल कोचिंग कोचिंग का तो सिलेबस जाके मार्च अप्रैल तक खत्म हो रहा है, तो कि तुम मार्च अप्रैल तक सिलेबस खत्म करोगे, फिर रिवीजन कब करोगे, है ना। अब देखो जी, रीडिंग चैप्टर्स अगर तुमने खुद से ऐसे कर लिए, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब ये चैप्टर्स तुम्हारी कोचिंग में चल रहे होंगे ना, तब तुम कुछ अपना चला रहे होगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी कि अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर कहीं से भी लाइव क्लासेस ले रहे हो, तो रिकॉर्डेड का भी सेक्शन अपने पास रखो। रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए बेनिफिशियल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हो चीजों को, ठीक है। चलो, अब केमिस्ट्री का तो हो गया, देन हम देखते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि बायोलॉजी में ना आप सारे पूरे जो 38 चैप्टर्स हैं, आप उसमें से कुछ हटा भी दिए हैं, है ना। पर हम ये नहीं कह सकते कि जो हटा दिए गए हैं वो आएंगे नीट में या नहीं आएंगे। वो एनसीईआरटी में से हटाए हैं, लेकिन आएंगे नीट में या नहीं आएंगे, ये चीज अभी नहीं क्लियर हुई है। वो जब नीट का फॉर्म निकलता है ना, तो पूरा परफॉर्मा जो होता है वो रिलीज किया जाता है, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होता है, उसी में सिलेबस लिखा आता है, सारे टॉपिक्स लिखे आते हैं, सब कुछ लिखा आता है, उसी से क्लियर हो सकता है। उससे पहले ये सब फालतू की बातें हैं जिनको देखना है, ठीक है। इसीलिए अभी तुम्हारे पास जो भी एनसीईआरटी है उसके हिसाब से देखो। अब देखो क्या है कि मैं क्या बोलती हूँ कि जो बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, उनको ना तुम हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करो। क्या है 3 पार्ट, एक तो बिग चैप्टर्स, और ये मीडियम साइज चैप्टर्स, और स्मॉल साइज चैप्टर्स, ठीक है। स्मॉल साइज चैप्टर जैसे मेरे हिसाब से मुझे एनवायरमेंटल इशू बहुत छोटा लगता है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो है वो मुझे छोटा लगता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज छोटा चैप्टर नहीं है, तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज पहला वाला जो 12th का चैप्टर है, वो छोटा सा लगता है ना। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आपको आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर इजी और छोटा, मतलब जल्दी कवर करने में लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या करो, इस तरह से डिवाइड करो। अब जैसे तुम जानते हो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला जो चैप्टर है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, वो सब चैप्टर्स जो हैं वो क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो बड़े चैप्टर्स हैं, इवोल्यूशन है, ये बड़े चैप्टर्स हैं। तो ये बड़े चैप्टर्स जो हैं वो सभी तुम्हें क्या करना है, जून से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतने मंथ्स के अंदर खत्म करने हैं, ठीक है। तो ये जो बिग चैप्टर्स हैं, इनको तुम्हें जून से लेके नवंबर तक इनको पढ़ के, इनके नोट्स बना के खत्म कर देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल चैप्टर्स जो हैं वो दिसंबर जनवरी फरवरी में हम खत्म करेंगे अपने। ओके, देखो पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं करेंगे क्या, रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। रिवीजन भी करेंगे, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली अप्रोच है ये। अभी तक सारा क्या है, सिलेबस कंप्लीट करने की अप्रोच है, ठीक। तो इस तरीके से करना है। देन फाइनल बात आती है हमारी रिवीजन की। तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, तो तुम्हें मंडे टू फ्राइडे ये ध्यान रखना है कि तुम अपना लेक्चर्स देखना और मतलब सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस रखना है,
ठीक है। लेक्चर्स और सिलेबस पे फोकस रखना है। सैटरडे संडे, अब देखो एक दिन काफी नहीं होता है रिवीजन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए 2 दिन चाहिए होते हैं, और लगभग हमारा सैटरडे भी, आधा सैटरडे हमारा निकल गया, आधा सैटरडे भी तुम लगभग अगर कोई लेक्चर देखना है तो लेक्चर में दे सकते हो, मतलब इस सैटरडे का हाफ पार्ट तुम अपने लेक्चर्स के लिए दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका हाफ पार्ट तुम्हें अपना किसके लिए देना है, रिवीजन के लिए देना है, रिवीजन के लिए देना। और ये संडे तो पूरा का पूरा रिवीजन के लिए देना ही है। लेकिन अभी तुम्हारा जैसे कोई टेस्ट दिया करोगे तो उसमें टेस्ट में भी टाइम चला जाया करेगा, तो उस चीज को ही ध्यान रखना। टेस्ट देखो, टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट के लिए भी तो रिवाइज करोगे ना, तो इस तरह से वो रिवीजन ही तो हो रहा है। यहाँ पे सैटरडे को रिवीजन भी हो गया, टेस्ट के लिए भी रिवीजन हो गया, और अपने हिसाब से भी रिवीजन हो गया, तो वो हो गया ना कि दोनों एक तीर से दो निशाने वाला काम, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना इसी तरीके से हम अपना शेड्यूल बना के चलेंगे और इसको फॉलो करेंगे। और बाकी मैं तुमको, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि कितने मंथ्स में क्या क्या चैप्टर्स लगभग खत्म करने हैं। मैं आगे से अब तुम्हें हर वीक का आके तुम्हें टारगेट दिया करूंगी, और इतने चैप्टर्स तुम्हें खत्म करने हैं, ये वाली चीज, इतने टॉपिक्स तुम्हें खत्म करने हैं, ये वाली चीज मैं तुम्हें वीकली बताती रहा करूंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट कि तुम्हें वीकली टारगेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू।